Hello friends, I'm Sunita Roy Chaudhary. I'm a clinical nutritionist and I have an experience of 37 years in the field. I have worked with the best of the hospitals in Delhi and I have also worked outside of Delhi and outside of India. In Delhi, I have worked with Gangaram Hospital, Batra Hospital, Mulchand Hospital, and BLK Hospital and Rockland Hospital, to just name a few hospitals. And I have worked with a research group for 7 years in Mount Abu Global Hospital. I have I was also sent to the Maldives by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare as a dietetics expert to start the dietetics department in Indira Gandhi Memorial Hospital in Maldives. So, आज हम बात करने वाले हैं मेल फर्टिलिटी के बारे में. मेल फर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे इन रिलेशन टू डाइट एंड लाइफस्टाइल. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि फीमेल फर्टिलिटी इश्यूज जो हैं वो डिफिकल्ट हैं ट्रीट करने में और वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि उसमें बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनको करेक्ट करना और उन इश्यूज को टारगेट करना. लेकिन जो मेल फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो ज्यादातर कुछ अनहेल्दी हैबिट्स और कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से होते हैं. और अगर हम उनको टारगेट करते हैं या उन्हें ट्रीट करते हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करते हैं और लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो हमारा जो मेल फर्टिलिटी इश्यूज हैं उनको ट्रीट करना, उनको टारगेट करना आसान हो जाता है. इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी. कई रिसर्चेस में ये प्रूव किया गया है कि अगर मेल्स स्मोकिंग क्विट कर देते हैं या कम कर देते हैं, या तो टोटली छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, तो विद इन 3 months उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाता है और स्पर्म क्वालिटी भी बेटर हो जाती है. तो इसका माने है कि जो मेल फर्टिलिटी इश्यूज हैं वो ज्यादातर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट पैटर्न की वजह से होते हैं. तो क्या चीजें हैं, क्या कॉजेस हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी या मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं या मेल इनफर्टिलिटी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं. तो इनमें सबसे पहला है वेट. जब इंक्रीज हो जाता है, देयर इज ओबेसिटी और ओवरवेट, तब इनफर्टिलिटी इश्यूज आने लगते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन हो जाती है. कई सारे रीजन से हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. उसकी वजह से भी जो मेल हार्मोन्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस होती हैं. इनके बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में मैं आगे बात करती हूँ. कुछ अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट या क्वालिटी कम हो जाती है. अगर बहुत ज्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाया जाए तो उसकी वजह से भी ओवरवेट भी हो सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और कई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती हैं. और अदरवाइज ऑल्सो जो अनहेल्दी फूड है उसमें जो फैट रहता है उसकी वजह से, जो ट्रांस फैटी एसिड्स रहते हैं उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट और क्वालिटी खराब हो सकती है. एक और बहुत बड़ा कारण है वो है ड्रग अब्यूज. ड्रग अब्यूज में अल्कोहल और स्मोकिंग इनका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा हाथ है. इसके अलावा टू मच ऑफ कैफीन आल्सो लीड्स टू दिस प्रॉब्लम. तो अब बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने बोला इंक्रीज्ड वेट. तो क्या कारण है इंक्रीज्ड वेट का? अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, वी हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, we are all the time sitting and not having a balanced diet in respect to carbohydrates, fiber, proteins, vitamins and minerals. हम अपने डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम वेट इंक्रीज की आने के चांसेस रहते हैं. तो इसका माने है कि एक बैलेंस्ड डाइट और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना जरूरी है. इसके बाद में इन्फ्लेमेशन, मैंने दूसरा कारण बोला. तो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन लोकलाइज्ड भी हो सकती है.
लोकलाइज्ड यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स की के वहां पर कुछ पैथोजेंस या बैक्टीरियल इंफेक्शंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। उसके बाद कई ऐसी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हर सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें सबसे पहला है ओबेसिटी या ओवरवेट। इसकी वजह से सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और वेट इंक्रीज होता रहता है। फैट सेल्स भी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं। अगर बॉडी पे फैट सेल्स ज्यादा है तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर अगर रहता है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हैं, तो इनके वजह से भी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इन अंडरलाइन डिजीजेस को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर ओवरवेट है तो वजन को मैनेज करना, अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन की कोई बीमारी है तो या तो दवाई से उसे ठीक करें जैसा कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें ताकि इन चीजों को कम किया जा सके। अब तीसरी बात हमने करी थी कि अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस की। अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस कौन सी हैं जो कि मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? अभी मैंने उनकी बात करी। ओबेसिटी, ओवरवेट सबसे पहला कारण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड लिपिड्स यानी कि खून के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। कई सारी ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होती हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद कई बीमारियों के लिए स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, बट अगर उनका स्टीरॉइड्स का इंटेक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नॉट अंडर प्रॉपर सुपरविजन किया जाए, यानी कि अगर डॉक्टर की सलाह से ज्यादा अगर स्टीरॉइड्स लिए जाएं तो उनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। स्टीरॉइड्स वैसे भी वेट इंक्रीज करने में वेट इंक्रीज करते हैं और शुगर को भी इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से ओनली अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन स्टीरॉइड्स लेने चाहिए। उसके अलावा कई बारी हाइड्रोसील या फिर कुछ में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं या कोई मेल ऑर्गन्स को डैमेज या इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो प्रॉपर मेडिकल केयर लेना बहुत जरूरी है। और उन लोगों को जिनको कि किसी भी ऑर्गन का कैंसर हुआ है, तो अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी मेल फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन सब चीजों को करेक्टली आंसर कर सकें, इनको टारगेट कर सकें और ट्रीट कर सकें? तो सबसे पहला था ओवरवेट। ओवरवेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी कि हमारी डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से जो हमारी कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, वो लेने जरूरी हैं। इसके लिए एक बैलेंस डाइट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डाइटिशियन आपको बनवानी है, आपकी पर्सनल, क्योंकि जो भी डाइट्स होती हैं वो टेलर मेड होती हैं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। यानी कि एक ही डाइट सभी के लिए नहीं होती है, आपके अकॉर्डिंगली, आपके लाइफस्टाइल, आपके लाइफ पैटर्न, आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका एक्टिविटी लेवल, आपका एज, उसके हिसाब से आपकी डाइट होती है। तो एक डाइट, प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। इस हेल्दी डाइट में कई सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। डाइट जो होनी चाहिए वो हाई फाइबर होनी चाहिए। और फिर मैंने बात की कि कई तरह की इन्फ्लेमेशंस हो जाती है बॉडी में, लोकली या ओवरऑल बॉडी में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इन इन्फ्लेमेशंस को कम किया जा सकता है? तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है
तो फ्री रेडिकल्स जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी में ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं इन अंडरलाइंग डिजीजेस की वजह से। तो क्या करना जरूरी है? खाने की ऐसी चीजें लेना जिनकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन कम हो सके। तो खाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन कम होती है? इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो सके। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे मिलते हैं और इनका क्या फायदा होता है? जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में इंक्रीज करते हैं तो ये जो डीएनए में हमारे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है या क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स को तो ये बाहर निकालते ही हैं, पर उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के डीएनए में भी डैमेज हो जाता है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी को ये पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। तो किन किन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं? तो हमारी डाइट में कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे विटामिन और मिनरल्स ऐसे हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एक्सक्यूज मी। इनमें सबसे पहले है फोलिक एसिड, लाइकोपीन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स और विटामिन डी और जिंक। तो इनके कौन कौन से ऐसे खाने की चीजें हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे कि हमें ये सारी चीजें मिलती हैं हमारी डाइट में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बीन्स में, पीज में, लेंटिल्स में मिलता है, होल ग्रेन्स में मिलता है, ऑर्गन मीट्स में मिलता है। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है मेल फर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा लाइकोपीन हमें नॉर्मली रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि टमेटोज, पीचेस, फिर वाटरमेलन, एप्रिकॉट्स, इन पिंक ग्रेप फ्रूट्स, इन चीजों में हमें मिलता है। जो ग्रेप फ्रूट होता है इसे हिंदी में हम चकोतरा कहते हैं, ये येलो कलर का और ऑरेंज या पिंक कलर का होता है। तो जो ऑरेंज या पिंक कलर का होता है वो फायदेमंद होता है। इसके अलावा ऑरेंजेस, वाटरमेलन, मैंगो, इन सारी फ्रूट्स और टमेटोज, रेड पेपर्स, इन सब में लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ सेलेनियम एक मिनरल है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मिलता है ब्राजील नट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन इंडिया में शायद ब्राजील नट उतने अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते। तो उसके अलावा चिकन, होल ग्रेन्स और एग्स में ये हमें मिलता है। मीट और सी फूड में भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा जिंक एक मिनरल है जिसे कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये हमें कई सारे नट्स में मिलता है, आलमंड्स में, वॉलनट्स में, बीन्स में, यानी कि जैसे रेड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, राजमा, चना, इनके अंदर ये पाया जाता है। उसके अलावा रेड मीट्स में भी ये अच्छी क्वांटिटी में और सी फूड में भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो ये चीजें हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी और विटामिन ई बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमें विटामिन सी तो हम सब जानते हैं कि हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल्स में मिलता है, कैबेज में ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, पेपर्स में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है, लेमन्स में मिलता है। तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें कि हमें विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा विटामिन ई हमें नट्स में मिलता है। जब हम आलमंड्स खाते हैं, अगर हम उसे सोक करते हैं तो विटामिन ई की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्प्राउट्स में विटामिन ई की एक्टिविटी अच्छी रहती है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब हम नट्स को सोक करते हैं और उन्हें पील कर देते हैं तो विटामिन ई कम हो जाता है।
तो हमें अगर आलमंड्स वगैरह लेने हैं तो उन्हें सोक करने के बाद उन्हें पील नहीं करना है। उसके अलावा इन सारे फूड्स में जैसे कि नट्स हैं या ऑयल सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह हैं, सेसमे सीड्स हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छे रहते हैं। पंपकिन सीड्स, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं जो कि एज एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ऑरेंज, रेड एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैंने पहले भी बोला, वो भी अच्छे हैं। उसके अलावा ऑरेंज, रेड एंड येलो हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जैसे टमेटोज, तो इसका माने ये है कि जो ऑरेंज, रेड एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जरूरी है कि हमारी डेली डाइट में एक रेनबो खाने का होना चाहिए। जो डेली डाइट है वो रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, इन सारे फ्रूट्स, ग्रीन, इन सारे फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो तभी हमें सारी तरह के विटामिन एंड मिनरल्स मिल पाएंगे। इसके अलावा विटामिन डी, हम विटामिन डी को एज विटामिन जानते हैं, लेकिन विटामिन डी वर्क्स एज अ हार्मोन एज वेल। सो अगर विटामिन डी की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो इट हैज अ गुड इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा जो है, अगर मॉर्निंग वॉक की जाए नियर अबाउट 8 o'clock के तक, तो हमें सन रेज से विटामिन डी मिलता है। हमारी बॉडी में ही विटामिन डी हमारे स्किन के अंदर बनता है। तो अगर सन से एक्सपोजर अच्छा होता है तो विटामिन डी की क्वांटिटी बॉडी में अच्छी हो जाती है। अब इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सोया का इंटेक करना, सोया का इंटेक कम करना जरूरी है। फॉर मेल्स इट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस इंटेक ऑफ सोया। सोया के अंदर फाइटोइस्ट्रोजेंस, जो कि फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि फीमेल हार्मोन की तरह होते हैं, इसीलिए वो फीमेल फर्टिलिटी को अच्छी तरह इफेक्ट करते हैं लेकिन मेल फर्टिलिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए सोया का इस्तेमाल करना कम करना जरूरी है, जैसे कि सोया चंक्स, सोया मिल्क। और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी पैकेज्ड फूड ले तो उसका लेबल जरूर पढ़े, क्योंकि सोया पाउडर या सोया मिल्क के फॉर्म में कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। टोफू में भी सोया होता है, सोया सॉस भी हम कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कम करना जरूरी है। इसके अलावा हमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लेनी चाहिए। प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लेने का मतलब है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी, मीट्स, ये इंक्लूड करना, सी फूड ये इंक्लूड करना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी है कि लीन मीट्स इस्तेमाल किए जाएं, लो फैट मिल्क इस्तेमाल किया जाए, नट्स यूज किए जाएं और अच्छी क्वांटिटी में बीन्स एंड लेंटिल्स इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि बीन्स एंड लेंटिल्स जो होते हैं वो लो फैट होते हैं लेकिन हाँ अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। सी फूड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन रहता है लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वेट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी कम करते हैं, हाइपरटेंशन को भी रिड्यूस करते हैं। नमक की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि नमक के इंक्रीज होने से एडिमा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ओवरऑल इंटेक ऑफ सॉल्ट शुड आल्सो बी रिड्यूस्ड। And normally, for a normal individual, per day salt intake should not increase 1 tablespoon of 5 grams of salt per day. खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा है कि इनके अंदर कई तरह के मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, वजन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, कई सारी अंडरलाइंग डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है। सेलेनियम जैसे मैंने बोला जो कि डायबिटीज को भी ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे पैंक्रियास को हेल्प करता है अच्छी क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए और जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। इसके बाद में वेट रिडक्शन की पहले ही मैंने बात की, एक्सरसाइज की मैंने पहले ही बात की। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में कई सारी चीजें आती हैं कि अगर स्ट्रेस बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड तक जाता है, अगर डिप्रेशन होती है
तो ये नेगेटिव इफेक्ट करता है ऑन मेल फर्टिलिटी, मेल हॉर्मोन्स के ऊपर। इसके साथ साथ कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि कॉर्टिसोल के लेवल्स, जो कि एक हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं मेल फर्टिलिटी को। तो इसके लिए जरूरी होता है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मैनेज करने का मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि आपको कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, इवन वॉकिंग से स्ट्रेस मैनेज होता है। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, गो इन अ ग्रुप, talk to somebody, meet a counselor if required. But meditation is also a very good way of reducing your stress. So all these activities, some leisure activity, following your passion, कोई vocational activity ऐसी हो, कोई गेम हो जिससे कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो और कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो, जिससे कि मेल हार्मोन्स बेटर हो सके। तो ये सारी चीजें जो हैं जरूरी है मैनेज करना। तो सबसे पहला हमने कहा कि वेट मैनेज करना जरूरी है, दूसरा इन्फ्लेमेशन, उसके बाद में कोई भी अंडरलाइन डिजीज है उसको ट्रीट करना जरूरी है, उसको मैनेज करना जरूरी है, और इसके साथ साथ जो चीज मैंने अभी छोड़ दी वो है क्विट स्मोकिंग एंड एल्कोहल। मैंने पहले भी कहा कि अगर स्मोकिंग क्विट करते हैं तो विद इन 3 months इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं मेल हार्मोन्स के ऊपर, मेल फर्टिलिटी के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसी ड्रग्स, एल्कोहल या स्मोकिंग अगर कम की जाए या उसे टोटली खत्म कर दिया जाए अपनी लाइफ में से, तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है मेल फर्टिलिटी के ऊपर। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिससे कि मेल फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। अपना लाइफस्टाइल आप थोड़ा सा चेंज करें, कुछ अच्छी मेडिटेशन, कुछ लाइट म्यूजिक, ये सब इंक्लूड करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, वेट को मैनेज करें और बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड करें, जिससे कि आपको काफी फायदा हो। तो एक मेरे पास में क्वेश्चन है, I would like to know if antioxidant is helpful for women also. Yes, antioxidants are definitely helpful for everybody, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे सबकी बॉडी में, इवन जो पोल्यूटेंट्स हैं आज की तारीख में, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, दे कॉज फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। सो इन फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत रहती है। तो ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। लेकिन फीमेल्स को सोयाबीन भी इंक्लूड करने की सलाह दी जाती है, उनके अंदर भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और उनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस रहते हैं, जो कि फीमेल हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। I am a chain smoker and occasionally drink. Does it affect my fertility? Yes, definitely it affects your fertility. You'll have to reduce your smoking pattern and also reduce drinking. आप इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो स्मोकिंग है उसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, एंड I have already said that inflammation increases effect on male fertility. Then after that, जो drinking है, it not only increases your weight, it not only affects your fertility, it also affects your weight. So indirectly also it is affecting your fertility. Then again it is the cause of increased heart problems, then hypertension, all these things. इसका कारण ये है कि जो ड्रिंक्स होती हैं, they have high calories and they have empty calories. यानी कि उनके अंदर बहुत क्वांटिटी में कैलोरीज रहती हैं लेकिन और कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहता, जिसकी वजह से जो कैलोरीज हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद में स्ट्रेट अवे फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह से वजन इंक्रीज होने के, डायबिटीज होने के, ब्लड फैट इंक्रीज होने के, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। एक ml फैट जो है 9 कैलोरीज देता है। अगर हम तेल इस्तेमाल करते हैं, मक्खन या घी इस्तेमाल करते हैं, अगर एक ml उसका हो तो 9 कैलोरीज मिलती है। एक ml of drink will give you 7 calories. So you are equally drinking fat. यानी कि अगर आप तेल पी रहे हैं या you are drinking alcohol, it is just the same. So that means if every 30 ml peg would give you
210 calories, and those are empty calories. Sometimes along with that you will be eating fried snacks also, so they are all extra calories adding up to your weight and increasing inflammation in the body. इसके साथ साथ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स ये भी अच्छे नहीं है, ये भी कम करने हैं हमें, क्योंकि इनमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत सारा शुगर और सॉल्ट होता है, जो कि दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। ना ट्रांस फैट अच्छा है, ना शुगर, ना सॉल्ट। ये तीनों चीजें इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है, वेट को इंक्रीज करती है। क्या मेल इनफर्टिलिटी इंक्योरेबल है? नहीं। मैंने पहले ही बोला, फीमेल फर्टिलिटी को ट्रीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेल फर्टिलिटी को ट्रीट करना थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ी सी चेंजेस इन डाइट से उसमें ट्रीट हो सकती है, अगर इफ देयर इज नो फिजिकल कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व्ड। Then it is it good to eat soy once in a while? Yes. Like once in a fortnight? Yes, it is perfectly all right to eat soy once in a while. But every day कुछ ना कुछ soy product अगर हम include कर रहे हैं, soy sauces include कर रहे हैं, tofu खा रहे हैं, तो वो हमें कम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो packaged foods हैं उनको check करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग soya milk include करते हैं, तो those things will have to be reduced. तो I don't think there are any other questions here. तो मेनली यही चीजें हैं जो कि हमें करनी है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? The do's are eat antioxidant rich foods, limit your soya intake. Once in a while you can take soya. It is not that you should not eat soya. You can eat soya, but once in a while. एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। और कोई भी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है आपकी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स, कई सारे रिसर्चेस में देखा गया है कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम करने वाले लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर कई केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि कलर केमिकल्स हैं जिनको कि डाई के लिए यूज किया जाता है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? Do not eat junk food or processed foods. It has been seen that increased consumption of junk and processed foods may affect the male fertility. यानी कि जंक एंड प्रोसेस्ड फूड्स में, क्योंकि मैंने पहले कहा एम्प्टी कैलोरीज रहती हैं, उसके अलावा जो जंक एंड प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होना, सॉल्ट होना और शुगर होना लाजमी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग एंड यूज ऑफ टोबैको को कम करना चाहिए। मैंने कैफिनेटेड ड्रिंक्स का भी कहा था, बिकॉज दोज आल्सो नेगेटिवली इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो टोबैको का, कैफिनेटेड ड्रिंक्स का और स्मोकिंग का क्विटिंग और कम करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि चाय कॉफी पीना बंद कर दें, लेकिन लिमिट द यूज। यानी कि आप 7-8 कप चाय कॉफी पर डे लेते हैं तो उससे बेहतर है लिमिट इट टू 2-3 कप्स। ग्रीन टी इज ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन यूज ग्रीन टी, some herbal teas are there. You can include those, so that will help. Anybody else wants to ask any questions? Drinking of alcohol excessively is also not good. One needs to drink plenty of liquids and take foods that are high in water content and fiber content. That will help to manage weight also and help to flush the toxins also from the body. शरीर में से ये टॉक्सिन्स को, जहरीले पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना अच्छा है। Anybody has any other questions? एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आया है, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी माने अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन,
जो भी इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो बॉडी में ऑक्सीडेशन क्रिएट करते हैं. दे रिएक्ट विद many things. ऑक्सीजन हमारी बॉडी में थ्रू ब्रेथ आती है, रेस्पिरेट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, तो वो ऑक्सीडाइज करती है बहुत सारी चीजों को. हमारे जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करते हैं, हाइपरटेंशन को इंक्रीज करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करते हैं. तो जो खाने की चीजें जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया फोलिक एसिड है, सेलेनियम है, जिंक है, उसके अलावा विटामिन सी है, विटामिन ए है, कैरोटीनॉइड्स है. हमने यहाँ कैरोटीनॉइड्स की बात की है. कैरोटीनॉइड्स जो है वो वेजिटेरियन फूड में पाए जाते हैं, तो उनको इंक्लूड करना. तो ज्यादातर देखा गया है कि वेजिटेरियन फूड्स आर मच मोर हेल्पफुल in improving the inflammatory processes, in improving many underlying diseases. But ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन फूड आप इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर आप बहुत सारी डाइट्स अगर देखो, मेडिटेरियन डाइट जिसे कि बहुत अच्छा माना जाता है, उसके अंदर लीन मीट्स, फिश, सी फूड इंक्लूड करा जाता है. They also are very helpful in reducing all these underlying diseases. तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करते हैं. लेकिन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करती है? ट्रांस फैटी एसिड्स, टोबैको, स्मोकिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, कैफीन, ये सारी चीजें जो है ऑक्सीडेशन को और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती हैं. तो इन सारी चीजों को कम करना जरूरी है. इसके साथ साथ जरूरी है अपने डेली एक्टिविटी लेवल, 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ कोई भी अंडरलाइंग डिजीज है तो उसे ट्रीट करना जरूरी है. तो आज का मैसेज यही है, मैनेज योर वेट, मैनेज योर वेट, रिड्यूस टोबैको, यूज ऑफ टोबैको, quit smoking, reduce drinking too much of alcohol, coffee and tea, excessive intake should be reduced, and eat healthy. Packaged and processed foods को कम. Thank you.